बच्चों, कल हम लोग हिरोशिमा पाठ पढ़े थे। बहुत आसान शब्दों में हम लोगों ने उसका अर्थ भी समझा था और 2-4 वीवीआई क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। बच्चों, हर अध्याय का 2-4 वीवीआई क्वेश्चन आप लोग याद कर लिया कीजिए। अब लास्ट में बहुत सारे वीडियो ऐसे लोग बनाएंगे कि 2-4 क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे कि यही आएगा। ऐसा कोई थ्योरी या ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। आप लोग को हर अध्याय से 2-4 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, उसी में से आएंगे। न कि लास्ट में कोई वीडियो फेंका गया, बोला 10 गो ऑब्जेक्टिव वीवीआई दे दिया, 10 गो सब्जेक्टिव वीवीआई दे दिया और बोला कि यही लड़ेंगे, आप लोग वही याद करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर अध्याय से 2-4 क्वेश्चन याद कीजिए, निश्चिंत रहिए, इसी से क्वेश्चन आएंगे। आज हम लोग पुनः हिंदी का ही पाठ 8 शुरू कर रहे हैं, एक वृक्ष की हत्या। हम लोग इस पाठ को शुरू करने से पहले एक नज़र लेखक परिचय पे दौड़ा लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं कुंवर नारायण। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से लखनऊ उत्तर प्रदेश सही रहेगा। हर जीवनी में से 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में 100% रहेंगे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को बेस बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन बढ़िया से करना चाहते हैं, तो हर अध्याय के शुरू में ही हम जीवनी लिखवा रहे हैं, लेखक परिचय। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसको अच्छी तरीके से याद कर लिया करें। इनकी मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 2017 ईस्वी को, हाल ही में हुआ था। कविता लिखने की शुरुआत इन्होंने सन 1950 से की। इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला था, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस तरीके से हैं: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार आदि। ये लेखक परिचय रहा। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग इस पाठ की कविता। इस पाठ की कविता आरंभ करने से पहले मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण दे दूं। कवि के घर के सामने एक वृक्ष था। कवि किसी कारणवश कहीं बाहर गए थे। जब बाहर से घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने का जो वृक्ष था घर के सामने का, वो नहीं है। घर सूना सूना लग रहा था। अक्सर ऐसा होता है, घर के सामने वृक्ष रहते हैं और 5-7 साल 10 साल से अगर वो हैं और अचानक कट जाएं तो ऐसा लगता है कि यहाँ सूनापन आ गया है। लेखक के साथ भी यही हुआ। लेखक जब घर लौटा तो देखा कि वृक्ष कट चुका है। लेखक का हृदय करुणा से भर गया और इसी करुणा को उसने कविता में बदल डाला। आइए हम लोग लेखक के मनोभाव को यहाँ देखते हैं। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। लेखक के घर के सामने जो वृक्ष था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, यूँ कहिए तो बूढ़ा हो चुका था। लेखक कहता है कि अब की बार घर लौटा। वैसे तो हर बार आता था तो वो वृक्ष मौजूद रहता था, लेकिन इस बार जब घर लौटा तो देखा कि वह वृक्ष नहीं था। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। जब भी आता था तो वो घर के सामने खड़ा मिलता था, घर के दरवाजे के सामने तैनात रहता था। जैसे कि एक चौकीदार को अगर पहरे पर लगा दिया जाए तो चौकीदार जैसे ड्यूटी करता है, ठीक वैसे ही ये वृक्ष कवि के घर के सामने पहरा दे रहा था। पुराना हो चुका था, उसके चमड़े पुराने हो चुके थे, लेकिन अभी भी उस वृक्ष में जान थी।
लग रहा था कि ये वृक्ष अभी भी नया है। लेखक के लिए तो मानो कि लग रहा था कि वो वृक्ष अभी हाल ही में के लगे हों। झुर्रियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खल बड़बूता। उसके टहनियाँ झुर्रियादार हो गए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब वृक्ष पुराने हो जाते हैं तो उससे पपड़ी बन करके उभारने लगता है। ठीक वैसे ही जो लेखक के घर के सामने वृक्ष था वो भी पुराना हो चुका था। उसके टहनियों के ऊपर के झुर्रियादार जो थे यानी पपड़ी बन करके उभर रहा था, और उसका तना मैला कुचैला यानी कि काफ़ी पुराना वृक्ष था। और जब पुराने वृक्ष हो जाते हैं तो ऐसे ही उस पर धूल माटी बैठ जाता है तो गंदा लगने लगता है। एक सूखी डाल थी जो राइफल का आकार ले ली थी। अक्सर होता है कि जो वृक्ष होते हैं कभी कभी प्रकृति की बनावट ऐसी है कि ऐसे रूप ले लेते हैं कि हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जो लेखक के घर के सामने जो वृक्ष था उसकी एक डाली सूख गई थी, लेकिन प्रकृति की बनावट ऐसी थी कि वो राइफल जैसी लग रही थी। लग रहा था कि पेड़ राइफल लेके खड़ा था। जैसे कि चौकीदार राइफल लेके खड़े रहते हैं, घर की पहरेदारी देते हैं, वैसे ही वृक्ष भी राइफल ले करके घर की पहरेदारी दे रहा है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, टोटल वृक्ष सूख चुका था, लेकिन अभी भी वृक्ष के ठीक ऊपर एक ऐसी टहनी थी जैसे उसमें फूल और पत्ती लगे हुए थे। बस एक ही टहनी था। जैसे लग रहा था कि जैसे पहरेदार टोपी पहनता है, ये वृक्ष भी वो पत्ती और जो सूखे फूल, पत्ती और जो फल लगे थे उससे यह लग रहा था कि वृक्ष भी टोपी पहने हुआ है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक ही टहनी में पत्ते लगे हुए थे। लग रहा था कि वृक्ष भी पगड़ी पहने हुआ है, अर्थात एक टोपी पहने हुए है। पाँव में फटा पुराना जूता। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो पहरेदार होते हैं उनकी तनख्वाह कम होती है और घर चलाने में वो परेशान रहते हैं, तो जो मिलता है वही पहन लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि पहरेदार फटा पुराना जूता ही पहनते हैं। ठीक वैसे ही पेड़ की टहनियाँ, पेड़ के जो जड़ें थी वो पुरानी हो चुकी थी। मानो ऐसे लग रहा था कि वृक्ष ने पुराना जूता पहने हुए है। लेकिन चरमराता अक्खल बड़बूता, जब भी हवा बहता, तूफान आता तो चरमराता था, आवाज करता था, लगता था कि गिर जाएगा, लेकिन गिरता नहीं था। अभी भी उसमें जान थी। बच्चों, इस पाठ का अगला श्लोक है, धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसमें सबसे अनमोल धरोहर ये वृक्ष हैं जो हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा जब इन वृक्षों से हमें लगाव हो जाता है, हमारे दरवाजे पर होते हैं, हम कहीं से थक हार के आते हैं, इनके छांव में बैठ जाते हैं और ये ऐसे लगते हैं कि ये हमारे घर की हमेशा रक्षा कर रहे हैं। चाहे बारिश हो तभी भी ये ऐसे पहरेदारी करते हैं घर की कि अगर बारिश हो तभी भी छोड़ के अपना पहरेदारी नहीं आएंगे। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कितना भी प्रकृति उन्हें पीड़ा दे, लेकिन अपनी ड्यूटी से कभी हटते नहीं है। ये वृक्ष हमेशा चौकन्ने रहते हैं। ये जो मानव वाले चौकीदार हैं ये तो धूप और बारिश में हट करके कहीं साइड भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो चौकीदार हैं हमेशा चौकन्ने रहते हैं अपनी खाकी वर्दी में। जो कभी खाकी वर्दी जो झुर्रियोदार पपड़ी छोड़ रहा था पौधे का, उसे कहा है। कभी वर्दी बदलता नहीं है वृक्ष, हमेशा उसी वर्दी में, चाहे मौसम कोई भी हो, कितना भी ठंड हो, कितना भी सर्द हो, कितना भी बारिश हो, बर्फ गिरे, हमेशा चौकन्ना रहता था। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं दूर से आता था तो लगता था कि ये मुझे ललकार रहा है, सावधान कौन। जैसे कि अक्सर दैनिक जीवन में होता है कि कोई पहरेदार द्वार पे होता है, कोई गैर इंसान आता है तो पहरेदार उसको रोक लेता है और पता वगैरह पूछता है। मुझे भी ऐसा फील होता था कि जब भी मैं कभी बाहर से आता था तो मानो कि ये वृक्ष मुझसे सवाल कर रहा है कि ठहरो, कौन हो तुम।
तो मैं सहज भाव में जवाब देता था, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। कवि यहाँ कवि अपने मनोभाव को व्यक्त किया है, एक वृक्ष से संवाद को कल्पना किया है, ऐसे होता था, मात्र ये कल्पना है कवि की। और पल भर को बैठ जाता था उसकी ठंडी छाँव में। और जब भी कभी बाहर से आता था तो पहले मैं वृक्ष के नीचे बैठ जाता था उसकी शीतल ठंडी छाँव में, और फिर आराम करके ही घर में जाता था। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि कहना चाहता है कि ये वृक्ष बूढ़ा हो चुका है और मेरे जहन में ये ख्याल आता रहता है कि एक न एक दिन एक जानी दुश्मन आएगा और इसकी हत्या कर देगा। मुझे अंदेशा था और जिसका शक था वो हो भी गया है। आइए इस कविता में आगे हम लोग देखते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि कहता है कि अगर घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, तो हमें वृक्ष को बचाना होगा, क्योंकि ये वृक्ष हमारे धरोहर हैं और हर तरीके से ये हमारी सुरक्षा करते हैं। नदियों बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से। कवि कहते हैं अगर नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है तो हमें वृक्ष को पहले बचाना होगा, क्योंकि अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो श्वसन की क्रिया होगी ही नहीं, तो फिर ये हवा, ये खाना, ये अमृत सब वैसे ही जहर है। और बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। और ये हम लोगों का परम कर्तव्य है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हम लोग बगीचों को, जंगलों को काट करके मरुस्थल बना रहे हैं। ये प्रकृति के लिए खतरा है, हमें इसे रोकना होगा, वरना विनाश की घड़ी दूर नहीं है। वैसे ही एक मौसम अपने आप कभी कभी अपने आप को बदल ले रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है वृक्षों की कटाई, इसे हमें रोकना होगा। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य जंगली की ओर बढ़ रहा है, मनुष्य में पाशविक वृत्ति आ रही है, अस्त्र शस्त्र हम लोग आज बढ़ा रहे हैं, मारक हथियार बढ़ा रहे हैं। ये मनुष्य के लिए खतरा है, क्योंकि ये जितने परमाणु बम, अणु बम बन रहे हैं, इससे प्रकृति को तो खतरा है ही, मनुष्य को भी खतरा है, क्योंकि इन सब का उपयोग हम एक दूसरे के मारने के लिए ही कर रहे हैं। तो मनुष्य को भी बचाना है जंगली हो जाने से। बच्चों, इस पाठ का अर्थ खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर से समझ में आया होगा। अब जैसा कि हम लोग रोज करते हैं इस पाठ का वीवीआई क्वेश्चन, तो आइए हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बच्चों, इस पाठ का पहला वीवीआई क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? इसका उत्तर होगा, वृक्ष पुराना था, मोटा और मटमैला छाल था, मानो वह उसकी खाकी वर्दी है, एक सूखी डाल राइफल से लग रही थी, वह घर के सामने हमेशा चौकन्ना रहता था। जैसा गुण चौकीदार में होना चाहिए, ठीक वैसा गुण इस वृक्ष में था, इसलिए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। दूसरा क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? उत्तर है, वृक्ष में मानवीकरण कर कवि ने वृक्ष के साथ संवाद प्रस्तुत किया है। वृक्ष दूर से ही पूछता कौन, और मैं जवाब देता दोस्त। तीसरा क्वेश्चन है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, घर, शहर और देश को बचाने के बाद कवि नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से बचाने की बात करता है।
क्योंकि अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो सारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत संवादात्मक पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के एक वृक्ष की हत्या कविता से ली गई है। इसके लेखक कुंवर नारायण हैं। कवि वृक्ष के कट जाने से दुखी है। वृक्ष घर के सामने हमेशा चौकीदार की भांति खड़ा रहता है। कवि जब भी कहीं से आता था तो उसको लगता था कि वह पूछ रहा है कौन, और मैं सहज भाव में जवाब देता था दोस्त। अध्याय खत्म हुआ। क्वेश्चन यही 4 VVI हैं, आप लोग याद कर लेंगे। और चैनल को यूं ही अपना प्यार बनाए रखें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।